Hello students, welcome back to my educational channel Winds of Change। इससे पहले के एक एपिसोड में मैंने बाबर, जो मुगल सल्तनत का संस्थापक माना जाता है, पर आपसे चर्चा किया था। प्रश्न ये है कि भारत के संदर्भ में बाबर को किन बातों के लिए याद किया जा सकता है। पहली बात तो ये कि बाबर बड़ा ही आकर्षक व्यक्तित्व रखता था। बाबर एक महान योद्धा था। जूलियस सीजर के बारे में कहा जाता है कि ये ही केम, ही सॉ एंड ही कनकर्ड। बाबर के बारे में भी ये कहा जा सकता है। यद्यपि कि मध्य एशिया की राजनीति में वो पूरी तरह से विफल रहा और वो लाख चाहने के बाद भी अपनी जन्मभूमि पर कोई साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका। जो फरगना का इलाका उसे पिता से मिला था, वो भी उसको गंवाना पड़ा था। लेकिन भारत के संदर्भ में जब हम देखते हैं और भारत के जो मानचित्र थे, जब भारत यूनाइटेड हुआ करता था, जिससे आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 3 राष्ट्र बने हैं, तो किसी हद तक इतिहासकारों की नज़र में ये उपलब्धि बाबर की थी। जो मानचित्र हमारे सामने है, उसकी रूपरेखा बाबर ने तैयार किया था। फिर हम देखते हैं कि बाबर का साम्राज्य काबुल और कंधार तक था। काबुल और कंधार में उसके आधिपत्य में होने के कारण लगभग 200 वर्षों तक भारत मध्य एशिया की राजनीति से प्रभावित नहीं हुआ। कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। 200 वर्षों के बाद जब आक्रमण यहां हुआ या विदेश से लोग यहां आए, तो सबसे पहले पुर्तगीज आए, डच आए, ब्रिटिश आए और फ्रेंच फ्रांसीसी लोग आए। लेकिन ये सब कोई मध्य एशिया की राजनीति से प्रभावित होकर के यहाँ नहीं आए, बल्कि वो एक बड़ी बड़ी नौसेना रखते थे, जिसके कारण वो समुद्री मार्ग से हमारे देश में प्रवेश करते हैं। हम अगर देखें तो कुषाणों के पतन के बाद से, जिनके काल में काबुल और कंधार उनके साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था, फिर बाबर के काल में ही हमें काबुल और कंधार भारत का हिस्सा दिखाई देता है। इसके साथ ही हम ये भी देखते हैं कि भारत हमेशा कमजोर रहा तब जब भारत कई रियासतों में विभक्त था। बाबर के आगमन के समय भी अफगान लोग राज कर रहे थे। राजपूतों की कई वंश यहाँ पर अलग अलग साम्राज्य स्थापित किए हुई थी। लेकिन जब पानीपत के मैदान में प्रथम लड़ाई बाबर ने लड़ा इब्राहिम लोदी से, तो इब्राहिम लोदी की हार हो गई। लेकिन अफगान सरदार अभी भी बिहार और बंगाल में सक्रिय थे। अभी भी इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी सक्रिय था। लेकिन राणा सांगा के साथ जो युद्ध हुआ, जिसमें सभी राजपूत प्रिंसिपलिटी के लोग जमा हुए एक साथ, और जिसके साथ महमूद लोदी भी था और कई अफगान सरदार भी थे, उन सब की हार होने के कारण यहाँ छोटी छोटी रियासतें खत्म हो गई। कम से कम नॉर्थ इंडिया में अब कोई छोटी रियासतें बहुत मजबूत स्थिति में नहीं रही। इससे एक तरह की एकता, भौगोलिक और राजनीतिक एकता
भारत में देखने को मिला। इसके साथ हम देखते हैं कि कंधार और काबुल, जिसे अबुल फजल ने कहा था कि ये हिंदुस्तान का दो दरवाजा है, उसका महत्व आर्थिक दृष्टिकोण से क्या था। ये वो दो दरवाजे थे जिससे मध्य एशिया में तिजारत होता था, व्यापार होता था। और दूसरा, ये चीन तक जाता था ये भारतीय सामग्री। दूसरी तरफ ये वेस्ट में मेडिटेरियन कोस्ट से यूरोप की तरफ जाता था। और इसके कारण हमारा व्यापार, भारतीय व्यापार बहुत उन्नत हुआ और हमारा शेयर एशियाटिक जो ट्रेड था उसमें काफी अहम हो गया। फिर हम देखते हैं कि बाबर ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, उसने सामरिक दृष्टिकोण से भी भारत को बहुत समृद्ध किया था। पहली बार ऐसा नहीं है कि बाबर के आगमन से पहले लोग गन पाउडर को नहीं जानते थे भारत में, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए और सामरिक दृष्टिकोण से वो कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर कोई जागृति नहीं थी। बाबर जब यहाँ आए तो उन्होंने आर्टिलरी, तोपखाना और कैवेलरी, घुड़सवार सेना, इन दोनों का ऐसा सामंजस्य बनाया कि छोटे से कम आर्मी के साथ भी बाबर इब्राहिम लोदी की लाखों की सेना को हरा पाया और जिसने सारे राजपूत राजाओं और जो अफगान के राजा थे उनको परास्त कर पाया। इसके बाद तोप का इस्तेमाल, गन पाउडर का इस्तेमाल और घुड़सवारी का इस्तेमाल बहुत ज्यादा भारत में देखने को मिलने लगा। हम ये भी देखते हैं कि बाबर ने क्राउन, केंद्रीय शक्ति को काफी मजबूत किया। उसने प्रांतीय शासन का विनाश किया और केंद्रीय शक्ति काफी मजबूत हुई। बाबर के साथ एक बात और बहुत जबरदस्त थी कि बाबर एक तरफ तैमूर लंग पिता की तरफ से और माता की तरफ से चंगेज खां का वंशज था। उसके अधीन का कोई भी कुलीन इस मामले में उससे मुकाबला नहीं कर सकता था, न वो किसी गद्दी का हकदार अपने को समझ सकता था। हम ये भी देखते हैं कि बाबर के बारे में आज जो भी धारणा हमारे देश में बन गई है, बाबर ने जो अपने बेटे हुमायूं को पत्र लिखा था उसमें धार्मिक कट्टरता की कोई बात नहीं है, धार्मिक सहिष्णुता की बात है। जब पड़ोस में ईरान और तुरान में शिया और सुन्नी के बीच झगड़े चल रहे थे, उस वक्त बाबर ने अपने शासनकाल में इस तरह की कोई भी बात नहीं होने दिया। न वो कट्टर सुन्नी बना, न वो शियाओं के सपोर्ट में गया। उसने एक तरह से बहुत ही न्यूट्रल व्यवहार किया सबके साथ और उसने अपने बेटे को ये सबक भी दिया कि भारत की बहुसंख्यक आबादी हिंदुओं की है, इसलिए उनके साथ बड़े अच्छे संबंध रखे जाने चाहिए, उनके साथ किसी तरह का द्वेषपूर्ण व्यवहार नहीं होना चाहिए। जंग की बात अलग है। जंग में बाबर ने सबसे पहले जिससे लड़ाई लड़ा वो था इब्राहिम लोदी। जंग में मुसलमान और दूसरे धर्म की कोई बात नहीं होती। राणा सांगा से जब उसका युद्ध हुआ तो उसने उसे जिहाद का नाम दिया और जब वो जीत गया तब उसने अपने को गाजी कहा। लेकिन ये सब राजनीतिक नौटंकी से अधिक कुछ नहीं था। धार्मिक कट्टरता इसमें नहीं थी,
राजनीतिक चाल इसमें थी। इसके साथ ही हम देखते हैं कि बाबर बेहतरीन जानकार था तुर्की लैंग्वेज का। तुर्की भाषा, अरबी भाषा और फारसी तीनों में वो बहुत अच्छी पकड़ रखता था। उसकी किताब तुज़ुक बाबरी, जिसे हम बाबरनामा के नाम से आज जानते हैं, वो अकेला संस्मरण है बाबर का। जब तक कि क्वीन विक्टोरिया के संस्मरण नहीं छप गए। क्वीन विक्टोरिया भी डायरी रोज लिखती थी और बाबर भी रोज लिखते थे। ऐसा काम और किसी शासक ने नहीं किया, भले ही वो बहुत बड़े योद्धा और संस्थापक रहे। बाबर के इस किताब या इस संस्मरण से भारत के विषय में या उसके अपने मौलिक देश उज़्बेकिस्तान के बारे में या फिर अफगानिस्तान के बारे में या मध्य एशिया की राजनीति के बारे में ही जानकारी नहीं मिलती। इतने अच्छे लैंग्वेज का उसने इस्तेमाल किया कि वो भी बड़ा ही अद्भुत लगता है। उसने भारत में यहाँ की प्रकृति पर लिखा, यहाँ के हर हर बात जो उसके सामने आया उस पर उसने डायरी में उसको दर्ज किया। इसके वजह से वो उस काल के हर एस्पेक्ट पर एक साहित्यिक स्रोत के रूप में हमें उपलब्ध है। धन्यवाद। जोहार।